So, hello students, let us continue with this next question number 13. So, state and prove Gauss quadratic reciprocity law. This is very important theorem. उसके बाद इस theorem के आगे जो applications हैं B part. If P and Q are distinct odd primes, ध्यान रखिएगा. If P and Q are distinct odd primes, याद करना है. Then P बटा Q Legendre symbol into Q बटा P Legendre symbol is equal to 1. मतलब इन दोनों Legendre symbol P भी प्राइम है Q भी प्राइम है, ध्यान रखना. The product of these is equal to 1 if P is congruent to 1 mod of 4 और Q is congruent to 1 mod of 4. याद करिए इसको. और इसकी वैल्यू -1 होगी if P Q congruent to 3 mod of 4. और तीसरी प्रॉपर्टी है P and Q are distinct odd primes, then P बटा Q Legendre symbol is equal to Q बटा P. अगर P और Q distinct odd primes हैं, ये रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे. तो P बटा Q को भी कंटाइट Q बटा P. कब? इफ P Q congruent to 1 mod of 4. अगर P और Q 1 congruent mod of 4 होंगे तो P बटा Q को भी कंटाइट Q बटा P. और इसको लिखेंगे -Q बटा P अगर P Q 3 के कन्ग्रेंट होंगे अंडर मॉडल को. तो इसको हम यूज़ करेंगे अगर न्यूमेरिकल्स में कि P बटा Q को भी कंटाइट Q बटा P इफ़ P या Q कन्ग्रेंट टू 1 मॉडल 4 -Q बटा P इफ़ P या Q कन्ग्रेंट टू 3 मॉडल 4. और उसके बाद चौथा पार्ट है इसका डी पार्ट है इसका. यहाँ पे P बटा Q इसको भी यूज़ करेंगे, ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. P बटा Q लेजेंडर सिंबल इज इक्वल टू -1 की पावर P -1/2 Q -1/2 इंटू Q बटा P. P बटा Q को हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं Q बटा P फॉर्म में. इसको भी हम यूज़ करेंगे, रादर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में. उसके बाद डेफिनेशन द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स. ध्यान रखिएगा, खास शब्द यूज़ किया यहाँ पे इंटीजर. द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. स्टेटमेंट है इफ P एंड Q आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स देन प्रूव दैट. ये है थ्योरम. ये Legendre symbol P बटा Q इंटू Legendre symbol Q बटा P. Legendre symbol P बटा Q इंटू Legendre symbol Q बटा P is equal to -1 raised to P -1/2 इंटू Q -1/2. सो दिस इज द रिजल्ट बेसिकली. P बटा Q Legendre symbol और Q बटा P Legendre symbol को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें, अगर ये डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम है तो उसके इसमें द रिजल्ट इज -1 की पावर P -1/2 Q -1/2. तो देखते हैं प्रूफ इसका. कंसिडर द रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन. रेक्टेंगल लिया हमने एक्स वाई प्लेन में. कैसा रेक्टेंगल है ये देखिए ज़रा. ये है रेक्टेंगल, ठीक है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट दिया 0 0. ये पॉइंट लिया हमने P/2, 0. ये पॉइंट ले लिया हमने P/2, Q/2. और ये पॉइंट आ गया 0, Q/2. 0, Q/2. ठीक है जी. तो देखिए ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की. पहले तो कंस्ट्रक्शन की है. Consider the rectangle in xy plane whose coordinates are 0 0, P/2, 0, P/2, Q/2, 0, Q/2 respectively. Let R denotes the region within this rectangle not including the boundaries. मतलब R कौन सा रीजन लिया हमने, जो इसके अंदर है, ये अंदर वाला रीजन, मतलब बाउंड्री को छोड़ के जो अंदर रीजन है उसको नाम दे दिया हमने R. तो उसके बाद फिर क्या किया हमने. Since P and Q are both odd, क्योंकि दोनों odd हैं, so let the lattice points be inside R consists of all points n, m. याद करिए इसको, क्योंकि P और Q दोनों odd हैं तो हमने क्या किया, इस रीजन R में वो तमाम पॉइंट्स उठा लिए जो लैटिस पॉइंट्स हैं. लैटिस पॉइंट मतलब दीज आर इंटीजर्स, n एंड m आर इंटीजर्स. तो दैट इज, मैंने सेट को नाम दे दिया. लैटिस पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया सेट L. The set L is the set of all elements of the type n, m means lattice points for which n lies between 1 to P -1/2 and m lies between 1 to Q -1/2. 1 to Q -1/2. ठीक है जी. n ले लिया 1 से P -1/2 के बीच में और m ले लिया 1 से Q -1/2 के बीच में. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब ये एक प्रिंसिपल है, आपको पता होना चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल L. तो कैपिटल L में कितने एलिमेंट होंगे, देखो ज़रा. n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके P -1/2. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ n कितने हो गए, P -1/2. टोटल नंबर ऑफ m कितने हो गए, Q -1/2. तो एक n की एक वैल्यू के अनुसार एक m मिलेगा, दूसरे के अनुसार दूसरा m मिलेगा, तीसरे के अनुसार तीसरा. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है इस तरह के अगर आपके पास नंबर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट जो पॉसिबल पेयर बनेंगे दे आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. तो दिस इज इक्वल टू, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इज इक्वल टू
मैं थोड़ा कॉपी को रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं उसमें, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। तो एल सेट लिया हमने एन कॉमा एम टाइप के एलिमेंट्स का, फिर एन लाइज बिटवीन 1 to p minus 1/2, एम लाइज बिटवीन 1 to q minus 1/2, एन कॉमा एम आर इंटीजर्स। बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एल इज p minus 1/2 इंटू q minus 1/2, मैं भी बता चुका हूँ, उसको कर दी नंबर 1। नाउ द डायगोनल कैपिटल डी, जो आपकी डायग्राम थी, उस डायग्राम में ये जो डायगोनल है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायगोनल? फ्रॉम 0 0 फ्रॉम 0 0 टू p/2/q/2 हैज़ द इक्वेशन। अब आपको ये बड़ा लोअर क्लास का रिजल्ट है कि अगर आपको किसी लाइन के एंड पॉइंट्स पता हैं, डायगोनल इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट्स पता हैं तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू q/p इंटू एक्स। फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स, एम होता है स्लोप, और स्लोप अगर एंड पॉइंट पता है, स्लोप होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बट x2 माइनस x1 इंटू एक्स, ठीक है जी। तो एंड पॉइंट्स क्या हैं आपके? एंड पॉइंट्स हैं p/2, q/2 एंड 0 0। तो स्लोप क्या बन जाएगा? q/2 माइनस 0/p/2 माइनस 0, तो उसके हिसाब से आ जाएगा q/p। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p/, इक्वल टू क्यू एक्स। तो इस डायगोनल की जो इक्वेशन आ गई वो आ गई p/, इक्वल टू क्यू एक्स, या y इक्वल टू q/p(x), ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम है। तो यहाँ पर मैंने उसके आगे क्या किया, ये डायगोनल जो इस रीजन को दो हिस्सों में ब्रेक कर रही है। तो नीचे वाले हिस्से को बोल दिया हमने T1, ऊपर वाले हिस्से को बोल दिया हमने T2। तो उसके अनुसार देखो जरा, बट बाई बिलोंग्स टू जेड, बाई जो इंटीजर है, तो इसका मतलब बाई अगर इंटीजर है तो q/px भी इंटीजर ही होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू? क्योंकि GCD ऑफ q, p इज इक्वल टू 1। क्योंकि q एंड p बोथ आर प्राइम नंबर्स, और अगर इनकी GCD 1 है तो इट नेवर बी आ इंटीजर, एंड x लाइज बिटवीन 1 to p minus 1/2। तो 1 से लेके p minus 1/2 वाला कौन सा रीजन होगा? ये नीचे वाला रीजन होगा। और 1 से लेके q minus 1/2 वाला रीजन कौन सा होगा? ये ऊपर वाला रीजन होगा। तो अब हमने क्या किया, इस r रीजन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक ले लिया हमने T1 नीचे वाला, T1 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x, y, वेर x, y आई कमिंग फ्रॉम एल। एल क्या था? एल था पूरे आर के एलिमेंट्स का सेट। तो उस आर के एलिमेंट्स के सेट को हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। तो इसका मतलब एल के एलिमेंट्स को ब्रेक कर दिया आपने दो हिस्सों में, एक बिलो द लाइन, एक अबव द लाइन। तो T1 ले लिया हमने x, y बिलोंग्स टू कैपिटल, फॉर विच qx इज ग्रेटर देन py। qx ग्रेटर देन py मतलब ये बड़ा पोर्शन, और qx लेस देन py का मतलब ये बड़ा पोर्शन। दैट इज T1 इक्वल टू n, m, बिकॉज L इज द सेट ऑफ टाइप एलिमेंट्स n, m, सच दैट। अब ये T1 कहाँ लिया हमने? उसके लिए हमने k चॉइसेस ले लिए कि ये ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ जैसे इस लाइन के ऊपर पॉइंट लिया हमने k टाइम्स q/p, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम k लेंगे, x की वैल्यू k लेंगे, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली k टाइम्स q/p आएगी। तो k की वैल्यू आ गई 1 to p minus 1/2, और y की वैल्यू आ गई 0 to q/p इंटू k। x की जगह आ गया k। पोर्शन ऑफ r बिलो द डायगोनल d, मतलब ये T1 जो है, दिस इज पोर्शन ऑफ r बिलो डायगोनल के नीचे। उसी तरीके से T2 क्या बन जाएगा? T2 बन जाएगा n, m, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू के, सेम उसी में। तो क्लियरली द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द इंटरवल, अब ये इंटरवल लिया था आपने भाई 0 से k/p। अब आपने सोचना है 0 से लेके k/p, क्योंकि q भी प्राइम है, p भी प्राइम है, तो दिस इज सम फ्रैक्शनल वैल्यू। मान लीजिए ये 11/2 है, तो 0 से लेके 11/2 तक कितने इंटीजर होंगे? आप सोच सकते हैं 0 और 11/2 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे? दे आर गिवन बाई इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यू कैन चेक। जैसे मान लो 11/2 बनता है फॉर एग्जांपल, तो 0 और 11/2 का मतलब हो गया 5.5। तो 5.5 और 0 के बीच में कितने इंटीजर्स हो गए? 5। और अगर वैसे देखना तो हम सीधा क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर ऑलवेज गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड दिस नंबर। तो आई एम राइटिंग हियर द टोटल नंबर ऑफ integers in this interval is k/p integral part, or integral part you know very well. Integral part means the value of this function is an integer which is immediate to left of this number. So therefore total number of lattice points contained in T1, तो इसका T1 में total number of points कितने हो गए? For 1 less than equal to k less than equal to p minus 1/2 is कितने हो जाएंगे टोटल? k की वैल्यू 1 to p minus 1/2 थी, k की वैल्यू थी 1 से लेकर p minus 1/2 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर p minus 1/2 तक के
जितने भी इंटीग्रल पार्ट आएंगे उन सबको जमा कर दो, दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स फॉर T1। उसी तरीके से सिमिलरली फिर अभी हमने क्यू बटा पी के लिए किया, फिर उल्टा कर दो। सिमिलरली बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ पी एंड क्यू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स विद इन T2, तो T2 में कितने हो जाएंगे कि एक जगह मैंने जे ले ली, जे इक्वल टू 1 टू क्यू माइनस 1/2 जे पी बटा क्यू इंटीग्रल पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो गए इन दोनों की जमा, T1 और T2 में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए इन दोनों की जमा, इसको नंबर 2 कर दिया मैंने। सो फ्रॉम 1 एंड 2 नंबर 1 के अनुसार हमारे पास टोटल लैटिस पॉइंट्स है P माइनस 1/2 इंटू क्यू माइनस 1/2, और नंबर 2 के अनुसार हमारे पास लैटिस पॉइंट है इन दोनों का सम, तो इसका हम दिस इक्वल टू दिस बेसिकली। तो अल्टीमेटली फिर से सिंस जीसीडी ऑफ P कॉमा क्यू इक्वल टू 1, ये 1 दे रखा है, देयरफॉर P बटा क्यू लेजेंडर सिंबल इक्वल टू -1 की पावर में समेशन जे इक्वल टू 1 टू क्यू माइनस 1/2 जे पी बटा क्यू इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट, इट इज प्रूव्ड। और उसी तरीके से क्यू बटा पी -1 की पावर समेशन के इक्वल टू 1 टू पी माइनस 1/2 के क्यू बटा पी इंटीग्रल पार्ट, दीज टू पार्ट्स आर बिकॉज ऑफ 11 के। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी -1 की पावर है, ये भी -1 की पावर है, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये दोनों पावर्स ऐड होगी। और नंबर 2 से सम ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू P माइनस 1/2 क्यू माइनस 1/2। So ultimately we proved P बटा Q Lysander symbol into Q बटा P Lysander symbol equal to -1 की पावर P माइनस 1/2 Q माइनस 1/2। So this is the basically theorem। और अब इस थ्योरम के बिहाफ पे हमारे पास इसके आगे एप्लीकेशंस हैं, वो मैं आपको इस कॉपी से करवा रहा हूँ। सो बी पार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन द शेप ऑफ बी पार्ट। सो बी पार्ट में क्या था कि P बटा Q इंटू Q बटा P की वैल्यू -1 होगी अगर P और Q ऑड प्राइम्स है। तो लेट P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod of 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसका 4 डिवाइड्स P माइनस 1, तो अल्टीमेटली P माइनस 1 इक्वल टू 4K, P इज इक्वल टू 4K प्लस 1, तो P की वैल्यू आ गई ये। नाउ वी नो बाय गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ P बटा Q इंटू Q बटा P इज इक्वल टू -1 की पावर P माइनस 1/2 इंटू Q माइनस 1/2, तो P माइनस 1 यहाँ से निकाल लीजिए, P माइनस 1 कितना आ गया 4K बटा 2 2K, इसका दिस पावर इज मल्टीपल ऑफ 2, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 तो -1 की पावर इवन मीन्स 1 हो गया। सिमिलरली अगर Q1 का कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉड ऑफ 4 तो P बटा Q इंटू Q बटा P ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ इफ P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod of 4 देन P बटा Q इंटू Q बटा P इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और दूसरा केस इफ P या Q कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod of 4, तो उस केस में क्या होगा P इक्वल टू 4K प्लस 3 Q इक्वल टू 4K प्लस 3 से 4L प्लस 3 L के बिलोंग्स टू Z। अब इन P और Q की वैल्यू उठाओ और गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ में यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करके क्या बन जाएगा एक बन जाएगा 2K प्लस 1, एक बन जाएगा 12 प्लस 1, तो पावर इज ऑड, और ऑड पावर में -1 की पावर ऑड इज -1। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड अगर P1 के कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडल ऑफ 4 तो गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ में ये प्रोडक्ट जो है दिस बिकम्स 1, और अगर Q कॉन्ग्रुएंट है अगर P और Q कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडल ऑफ 4 के देन दिस प्रोडक्ट बिकम्स -1, और यही हमने प्रूव करना था। उसका सी पार्ट भी सेम है, P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल ऑफ 4 Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल ऑफ 4, तो प्रूव करना है कि PQ इंटू PQ और QP लेजेंडर सिंबल आपस में बराबर हैं। तो P इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod of 4 Q इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod of 4, सो बाय सेकंड पार्ट बाय B पार्ट P बटा Q इंटू Q बटा P इक्वल टू 1 अभी प्रूव किया आपने। फिर दोनों साइड हमने Q बटा P से गुणा कर दिया, और Q बटा P का होल स्क्वायर 1 होता है, मैं अभी बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, हालांकि यहाँ रीज़न दिया है Q बटा P का होल स्क्वायर मीन्स Q बटा P इंटू Q बटा P, Q बटा P ये बन गया A बटा P इंटू B बटा P, A बटा P इंटू B बटा P हो गया ए बी मीन्स Q स्क्वायर बटा P। तो मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि स्क्वायर अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ एक ही बात है, और Q स्क्वायर बटा P इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस बिकम्स 1। तो याद कर लेना इसको, Q बटा P का होल स्क्वायर लिखो या Q स्क्वायर बटा P लिखो एक ही बात है, तो इसका P बटा Q इक्वल टू Q बटा P, यही हमने प्रूव करना था। और उसी तरीके से अगर P Q 3 के कॉन्ग्रुएंट है तो देखते हैं क्या होता है, तो P बटा Q इंटू Q बटा P -1 के बराबर होता है, प्रूव कर चुके हैं 13B में B पार्ट में। फिर दोनों साइड Q बटा P से गुणा कर दिया, Q बटा P से गुणा करने के बाद ये 1 हो गया, तो -Q बटा P लेजेंडर सिंबल बन गया माइनस टाइम Q बटा P, माइनस साइन बाहर आ गया इसका, तो ये P बटा Q इक्वल टू माइनस टाइम Q बटा P। और इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है इसका P बटा Q इंटू Q बटा P जो है
बाई गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ पी बटा क्यू इंटू क्यू बटा पी माइनस वन की पावर ये होता है वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, दोनों साइड क्यू बटा पी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे क्यू बटा पी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, दिस बिकम्स वन। तो अल्टीमेटली पी बटा क्यू इक्वल टू माइनस वन की पावर पी माइनस वन बाई टू क्यू माइनस वन बाई टू क्यू बटा पी। यही हमने प्रूव करना। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14। और अब इसमें जो क्वेश्चंस रखे हैं वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ। लेकिन गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ लगाने से पहले आपको फिर लेजेंडर सिंबल के बेसिक रिजल्ट तो याद होने चाहिए जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। मीन्स जैसे ए बी बटा पी लेजेंडर सिंबल इक्वल टू ए बटा पी इंटू बी बटा पी है ना, वन अपॉन पी लेजेंडर सिंबल इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन पी लेजेंडर सिंबल इक्वल टू माइनस वन रेस्ट ओवर पी माइनस वन बाई टू एंड सो ऑन, ए स्क्वायर अपॉन पी लेजेंडर सिंबल इक्वल टू वन। वो रिजल्ट सारे यूज़ होंगे यहाँ पे। तो गॉस रेसिप्रोसिटी कहाँ लगना है आप ध्यान रखना, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर होंगे ऑलवेज अप्लाई गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। तो वन बाई वन देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29/53 का आपने क्या निकालना है, रिजल्ट सिंबल निकालना है। तो क्लियर कट दोनों को चेक कर लो आप। 29 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड ऑफ 4 एंड 53 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट 1 मोड ऑफ 4। ठीक है, तो बाई थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ सी पार्ट जो किया था, तो 29/53 को वी कैन राइट 53 बटे ना, वी कैन इंटरचेंज। अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आते हैं, अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आते हैं नंबर, कौन से नंबर ये जो है पी और क्यू अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई थर्ड पार्ट, ये जो हमने थर्ड पार्ट किया था यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट किया था इस थ्योरम का, पी बटा क्यू इज इक्वल टू क्यू बटा पी अगर पी और क्यू 1 के कॉन्ग्रुएंट आते हैं, और पी बटा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बटा पी अगर पी और क्यू 3 के कॉन्ग्रुएंट आते हैं। तो मैं इस सी पार्ट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और वी कैन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाई 13 का सी पार्ट। अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो वी कैन इंटरचेंज 29/53 इक्वल टू 53/29, या फिर आप रेसिप्रोसिटी लॉ लगा दो, पी बटा क्यू इक्वल टू माइनस वन की पावर पी माइनस वन बाई टू माइनस वन की पावर क्यू माइनस वन बाई टू इंटू क्यू बटा पी। ठीक है जी, ये दिस इज बिकॉज ऑफ योर डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट से हम चल सकते हैं, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 53/29। तो बेटर है कि सीधा यूज़ कर लो आप। अब अगला टारगेट क्या है, 53/29, ये ऊपर आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 ऐसे बोल लो, या 29 से 53 को डिवाइड कर दो, ये आ गया 24। बेसिकली ऐसे बोलना गलत है, पर बेसिकली कंसेप्ट है 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 अंडर मॉडलो 29, पर यू कैन डिवाइड। एक्चुअली है वही है कि इसको इससे डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो ये लिख दिया बस। उसके बाद इमीडिएट अप्लाई था प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर सिंबल। 24 आ गया, 24 को वी कैन राइट 2 3 4, तो 4 वाला तो बन जाएगा 1 बिकॉज इट बिकम्स 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटा पी, ये तो 1 हो गया, तो बचा 2/29 3/29। तो ये आ गया 2/29 3/29। ठीक है जी, अब अगला टारगेट क्या है चेक करना। अगला टारगेट चेक करना है कि या तो आप प्रीवियस वाले तरीके से चल जाओ, चेक वेदर 2 and 3 आर गॉस, सॉरी 2 and 3 आर क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। या फिर 11G, क्वेश्चन नंबर 11G में आपने चेक किया था, इफ P इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडलो 8, if P is congruent to 5 modulo 8 then 2 upon P is always equal to -1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, if P is congruent to 5 modulo 8, this is in 11th G part, if P is congruent to 5 modulo 8 then 2 upon P is always equal to 1, सॉरी -1। तो 2/29 आ गया, -1 यहाँ रखा, तो उसके अलावा 29/53 बन गया माइनस टाइम 3/29। अब फिर दोबारा से ये भी प्राइम ये भी प्राइम, दोनों प्राइम ऑड प्राइम दोनों, अगर दोनों ऑड प्राइम है तो वी कैन राइट अगेन गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ अप्लाई किया, सी प्रॉपर्टी, सॉरी डी प्रॉपर्टी, पी बटा क्यू इक्वल टू -1 की पावर पी माइनस वन बाई टू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू इंटू क्यू बटा पी, डी प्रॉपर्टी 13 की डी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये 1 बन जाएगा, तो 29/3 आ गया, 29/3 को फिर सॉल्व कर लो, 3 को 29 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 2/3, तो 2/p बन गया, लेजेंडर सिंबल 2/p और लेजेंडर सिंबल 2/p आपका -1 होता है। क्यों, क्योंकि
2/p, ये फिर आपने रिजल्ट यूज़ कर लिया है 2/p इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि p इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, p इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। So 2 is quadratic residue of 3, so that's why this Legendre symbol is equal to -1। तो 3/29 Legendre symbol -1 आ गया, 2/29 -1 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये बन गया 1। तो 29/53 क्वाड्रेटिक, सॉरी 29/53 Legendre symbol इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 29 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 53। ठीक है ना, ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो उस केस में ए बटा पी लेजेंडर सिंबल 1 होता है, या फिर बेसिक डेफिनेशन थी कि एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए मॉडल ऑफ पी के पास हमेशा सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। और उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन -219 डिवाइडेड बाई 383, तो पहले -1 इंटू अलग अलग कर दिया इसको, -1 इंटू 219, तो -1/383 हो गया, -1/p -1/p का लेजेंडर सिंबल होता है -1 की पावर p -1/2, p 383 है, तो ये आ गया नेगेटिव। फिर वही सेम चीज़ 219 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 73 अलग अलग कर दिया। फिर दोबारा से ये दोनों प्राइम, अगर दोनों प्राइम हैं तो 13 का c पार्ट -1 की पावर p -1/2, सॉरी 13 का d पार्ट -1 की पावर p -1/2 q -1/2 इंटू q बटा p, और ये एज इट इज़, ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया, तो 383/3, और 383 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2, और 73/383, ये फिर दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है। अब सीधा फंडा, अगर दोनों प्राइम होंगे तो ऑलवेज अप्लाइज 13d, ऑलवेज अप्लाई 13d। तो 2/3 की वैल्यू -1 होती है, अभी प्रूव किया आपने, ऊपर बताइए 2/3 लेजेंडर सिंबल की वैल्यू -1 होती है, ये +1 हो गया, और 383 को 73 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया 18, और 18 को भी कैन राइट 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये फिर 1 हो गया, ये फिर 1 हो गया, एंड वी लेफ्ट विद माइनस टाइम 2/73, और 2/73 ये फिर 2/p टाइप का रिजल्ट बन गया, और 2/p टाइप के लिए रिजल्ट हम देखते हैं कि p इज कन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8, इफ p इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8 देन 2/p इज इक्वल टू 1। अगर 1 के कन्ग्रुएंट आ गया अंडर मॉडुलो 8 तो ये 1 के कन्ग्रुएंट हो 11g, आप देख चुके हैं पीछे, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 इंटू -1 इज -1, द वैल्यू इज -1। उसी तरीके से नाउ आई थिंक यू कैन डू दिस 5 पार्ट, सेम बिल्कुल सेम तरीके से 1234/4567, 1234 के पहले फैक्टर बना लो, 2 टाइम ये आ गया, तो फिर वही सेम चीज़, दिस p इज कन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8 बाई 11g, 11g इज इंपॉर्टेंट, 2/p, अगर p इज कन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8 तो 2/p हो गया 1, तो बचा 617/10, तो ये बच गया 617। अब फिर दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो फिर आपने 13d लगाया, 13d मीन्स -1 की पावर p -1/2 q -1/2 q बटा p, ठीक है, ये बन गया आपका प्लस हो गया, तो 4567 को 617 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 248, 248 के फिर फैक्टर बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 31, तो ये 2 का स्क्वायर ये तो हो गया 1, ये बचा, ये बचा, ठीक है। फिर दोबारा से वही 2/p, 617 इज कन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8, 11g से 1 के कन्ग्रुएंट आया तो 2/p इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये 1 हो गया, तो बचा गया 31/617, तो इसकी वैल्यू बती ये, अब 31/617, फिर दोनों प्राइम है तो अगेन अप्लाई 13d, सेम 13d को अप्लाई करके, तो नो यू कैन कैलकुलेट, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। उसी तरीके से 6th पार्ट, ये भी आपके लिए 3658/12703, दिस इज ए प्राइम नंबर, और इसके फैक्टर आ गए 2, 31 और 59, तो यू कैन डू, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कैसे हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, एंड वी विल अप्लाई मोस्टली 13d, माइंड इट, जब भी ऊपर नीचे प्राइम होगा, न्यूमिनेटर भी प्राइम डिनोमिनेटर भी प्राइम, तो ऑलवेज अप्लाई 13d पार्ट, ठीक है जी। सो यू कैन कैलकुलेट इट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो इसने क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज दे रखी हैं, चेक करनी वेदर दे आर सॉल्वेबल और नॉट। ध्यान से सुनना है, इनका कुछ नहीं करना आपने, जब भी इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक रेजिड्यू पूछी, सॉरी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी पूछी होगी, वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट, अगेन वी विल अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, 13d, और क्या बोलते हैं इसके लेजेंडर सिंबल के जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए वी विल चेक। तो पहले तो क्लियर कट
जो मॉडल होगा चेक कराना कि उसके प्राइम फैक्टर हैं, खुद वो प्राइम है या उसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। तो 1357 हैज़ 2 प्राइम फैक्टर्स। ऑलवेज make prime factors, mind it. If it is itself prime then no problem, if it is not prime then always make prime factors. So given congruence is solvable if and only, अब याद कर लो इस रिजल्ट को कि इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी सॉल्वेबल होगी अगर नंबर एक, दिस एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 196 अंडर मॉडलो 23 एंड दिस एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 196 अंडर मॉडलो 59। ये दो कॉन्ग्रुएंसीज अगर सॉल्वेबल होंगी तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी सॉल्वेबल होगी। अब ये दो कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व होने का मतलब है, ये दो कॉन्ग्रुएंसी सॉल्वेबल होने का मतलब है कि 196 ओवर 23 का लिजेंडर सिंबल एंड 196 ओवर 59 का लिजेंडर सिंबल जो है वो 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए मतलब 23 मस्ट बी, सॉरी 196 मस्ट बी quadratic residue of 23 and 196 must be quadratic residue of 59. This is very very important. If this number is quadratic residue of this number, yeah, 23 or 59, only then this equation is solvable. अब देखो जरा, अब 196 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, 196 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। अब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब 196 ओवर 23 का लिजेंडर सिंबल 1 आना चाहिए, 196 ओवर 59 का लिजेंडर सिंबल 1 आना चाहिए। एंड दिस इज द सेम मेथड फॉर एवरी क्वेश्चन। तो इसका मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको मॉडल दे रखा पहले चेक कर लो कि वो प्राइम है कि नहीं। इफ दैट इज प्राइम देन ओके, इफ इट इज नॉट प्राइम तो ऑलवेज मेक प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद फिर आपने चेक करना है कि ये 196, बेसिकली हमारा टारगेट ये चेक करना कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है कि नहीं। और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चेक करने का मतलब 196 ओवर 23 लिजेंडर सिंबल 1 आना चाहिए, 196 ओवर 59 लिजेंडर सिंबल 1 आना चाहिए। तो 196 ओवर 23 लेके चले, 196 से 23 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 12, 12 को भी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 1 हो गया, 3 ओवर 23 दोनों प्राइम। अप्लाई 13D, 13D से 23 ओवर 3 हो गया, 23 ओवर 3 हो गया, ठीक है जी। इसको डिवाइड किया तो आ गया 2/3, और 2/3 लिजेंडर सिंबल -1 होता है। क्यों? क्योंकि P इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 8। इफ P इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो फिर वो 11G, देन दिस इज इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, इसका 196 ओवर 23 आ गया 1। इसका 196 इज लिजेंडर सिंबल, सॉरी 196 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 23। ऑन द सिमिलर वे वी विल चेक दिस 196 ओवर 59, सेम ये फिर दोनों 196 और 59, 196 को 59 से डिवाइड किया 19 आ गया, ये दोनों फिर प्राइम हो गए। फिर 13D अप्लाई किया, 2 ओवर 19 आ गया, अब 2/P बन गया। 2/P के लिए ऑलवेज चेक P इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 8 या P इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 8। इफ P इज कन्ग्रुएंट टू 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इफ P इज कन्ग्रुएंट टू, सॉरी इफ P इज कन्ग्रुएंट टू 1 तो वैल्यू हो जाएगी +1। अगर P इज कन्ग्रुएंट टू 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, 11G। तो 19 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 8 तो इसका 2/19 ये जो है लिजेंडर सिंबल हो गया -1। इसको यहाँ रखा तो +1 हो गया, तो इसका 196 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 59। तो इसका मतलब 196 is quadratic residue of LCM of this, so इसका this quadratic congruency is solved। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये एक थ्योरम नंबर 13E है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। 13E है, इफ P is not congruent to 3, P is not equal to 3 या P is not congruent to 3 is an odd prime, then 3/P, मतलब P की वैल्यू 3 नहीं है तो 3/P की वैल्यू 1 होगी। इफ P is congruent to +-1 मॉडलो 12 और -1 होगी इफ P is congruent to +-5 मॉडलो 12। तो 1/P हम देख चुके हैं पीछे, लिजेंडर सिंबल 2/P भी हम देख चुके हैं, अब 3/P का ये रिजल्ट है। तो जहाँ पर भी 3/P लिजेंडर सिंबल आएगा वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 219 मॉडलो 49, चेक करना है कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं। तो सॉल्वेबल चेक करने का तरीका, 219 जो है वो 419 का क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होने का मतलब 219 ओवर 419 लिजेंडर सिंबल जो है वो 1 आना चाहिए। तो 219 ओवर 419 लेके चल पड़े, 219 का फैक्टर बन गया 3 इंटू 73, अब 3/P बन गया है। तो 3/P के लिए हमने ये रिजल्ट यूज़ किया, इफ़ P इज कन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 12 देन द वैल्यू ऑफ 3/419 इज इक्वल टू 1। इफ दिस इज कन्ग्रुएंट टू मतलब ये ऊपर लिखा है, अगर +-1 का कन्ग्रुएंट आता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और +-5 का कन्ग्रुएंट आता तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी।
तो ये ठीक है जी, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रख दी, तो इसका मतलब 219/419 बन गया 73/419। अब ये दोनों फिर प्राइम आ गए, तो दोनों प्राइम बने नहीं, इमीडिएट अप्लाई 13D, 13D से फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर 73 से इसको डिवाइड कर दो, 54 आ गया, 54 के फैक्टर बन जाएंगे, ये 1 हो गया, 2/73, 3/P बन गया, 2/P बन गया, यहाँ पर 2/P का रिजल्ट अप्लाई कर दो, यहाँ 3/P का अप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो यही किया, देख लो ज़रा, तो 2/P के लिए ये आ गया, 2/P के लिए 8 वाला देखना है, मॉडलो 8 में देखना है, और 3/P के लिए मॉडलो 12 देखना है। तो दोनों 1 के कन्ग्रुएंट आ गए, तो दोनों की वैल्यू 1 आ गई, दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन गया, तो उसका मतलब ये सॉल्वेबल हो गया, ठीक है जी। उसी तरीके से नेक्स्ट 5 पार्ट है, उसके बाद मैं अगले फिर आपको दूंगा। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक, ये सेंस में देखिए, जब अभी इस तरह की क्वाड्रेटिक अगर आपको नजर आएगी तो आपका मेन टारगेट है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बस। इस तरह की जो भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी नजर आएगी, ऑलवेज मेक दिस एज परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका पता ही आपको, ये बचपन की बातें हैं। तो पहले इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद फिर ये 3x+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 कन्ग्रुएंट 0 मॉडलो 89, 6 को पहले साइड ले गए, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बने, बेसिकली दिस इज योर नाउ एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 83 मॉडलो 89, तो टारगेट फिर वही है कि इट मस्ट बी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ इट, 83 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ इट। अगर ये इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन गया तो हमारा काम हो गया। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनने का मतलब 83/89 लेजेंडर सिंबल 1 के बराबर आना चाहिए। तो 83 और 89 दोनों प्राइम नंबर, तो अप्लाई 13D से उल्टा हो गया, 6/83, 6 को बी कैन ब्रेक 2 3, और 2/P 3/P बन गया, और 2/P 3/P लगाने के लिए 11G और 13 ये आप अप्लाई करो, अप्लाई करके ये आ गया, इसकी वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया -1, इसका 83/89 लेजेंडर सिंबल आ गया -1, इसका 83 इज नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 89, और नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, तो इसका दिस इज नॉट सॉल्वेबल, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, ठीक है जी। तो उसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक अभी आप कर लेंगे। 1105, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ फैक्टराइज्ड इनटू 3 प्राइम नंबर्स, तो अल्टीमेटली वी हैव 3 क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसीज। पहले आप चेक करेंगे 231 5 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, मतलब 5 231/5 1 आना चाहिए, 231/13 1 आना चाहिए, 231/17 1 आना चाहिए, मतलब 231 5 13 17 तीनों का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आना चाहिए। तो बारी बारी से ले लो, 231/5 5 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो सीधा 1 हो गया। 231/13 13 से डिवाइड किया तो 10 आया रिमाइंडर, 10 को भी कैन ब्रेक 2 5, तो 2/13 2/P 11G अप्लाई कर दी, -1 आ गया, 5/13 5/13 दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो फिर आपने 13D लगा दिया, 3/5 आ गया, और 3/5 फिर 13E अप्लाई कर दिया, 3/P बन गया, 3/P के लिए 13E अप्लाई करो, 2/P के लिए 11G अप्लाई करो, तो ये 1 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे। उसी तरीके से फिर 231/17 चेक कर सकते हैं आप अपने आप, तो ये आ गया यहाँ पे। तो तीनों से फ्रॉम 1 2 एंड 3 वो -1 आ गया, 2 + 1 आ रहे थे, तो इसका मतलब नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा 231, अगर नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा तो इसका इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। और उसी तरीके से लास्ट पार्ट पूछा है कि एक्स स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 11 मोडो 35, सेम 35 फैक्टराइज्ड इनटू 7 × 5, तो यू विल चेक 11 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 7 एज वेल एज 5, तो इसका ये दो सॉल्व करनी, 11 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 5, 11 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 7, मतलब तो इट इज़ क्लियर। 11 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1, तो 1/5 1 हो गया। उसी तरीके से 11/7 चेक किया, 11/7 का मतलब 11 को 7 से डिवाइड किया, 4/7, 4 का 2 स्क्वायर, P² 1 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज सॉल्वेबल। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखने हैं, और इसी के साथ ये सेक्शन ख़त्म, और इसी के साथ मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।